पहले तो सैलरी लेके घर आटता है तो उस पर इनकम टैक्स, जैसे कि तुमने पैसे कमाया, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, दे इनकम टैक्स। ज्यादा कमाओगे ये पाप है, तुम नहीं जी सकते हो। या तो तुम्हें 2 ही क्लास में जीना पड़ेगा, या तो तुम अंबानी और अडानी हो जाओ, या तो फिर मुफ्त वाले चावल के क्लास में आ जाओ, कमा नहीं सकते। अरे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्म करना चाहिए कि जनता आपसे प्यार नहीं करती, नफरत करती है, डरती है आपसे। कानून डराने के लिए होता है अपराधियों को या शरीफ लोगों को? नमस्कार, नमो नारायण। धर्म सनातन की बातें करते करते हमारे आसपास जब अधर्म और अन्याय दिखने लगे तो यह मन द्रवित हो जाता है, पीड़ा होती है। पीड़ा तो आपको भी हुई होगी जब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर पानी आप देखते हो कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जाता है और उसके कई वीडियोस दिखाई जाते हैं और 3 बच्चियां अपने जान से हाथ धो बैठती। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर सड़क पर कितना ज़्यादा पानी बारिश के बाद भर गया था कि कोचिंग के बाहर जमा पानी से एक गाड़ी तेज़ी से गुजरी और इससे पानी का जो तेज़ बहाव था उसने इंस्टीट्यूट का गेट तोड़ दिया और पानी बेसमेंट में तेज़ी से घुस गया। अधिकतर छात्र निकल आए, लेकिन 3 छात्र जब तक बाहर निकल पाते तब तक पानी काफ़ी भर चुका था। देर रात, शनिवार रविवार की देर रात 3 छात्रों के शवों को इस पानी से एनडीआरएफ और दमकल के कर्मियों ने निकाला। खूब आरोप प्रत्यारोप, आप कहती है बीजेपी का दोष, बीजेपी का है आपका दोष, पर 10 साल पहले बीजेपी जा चुकी, अब की म्यूनिसिपैलिटी आपकी, लेकिन आप वाले जेल में। और ये देश का कानून कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में है और सुप्रीम कोर्ट के कान आंख बंद, छोटे छोटे मुद्दों पर बिल्कुल वो वक्तव्य आ जाते हैं, लेकिन जो देश के मुख्य मुद्दे हैं कि जनता जनार्दन के लिए क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री को जेल में तो कैसे चलेगा राज्य, और प्रदेश का एलजी राष्ट्रपति शासन की कोई सिफारिश ना करे, मुझे तो बड़ा राजनीति में जोर लगता है। लेकिन आज का जो आपने टाइटल पढ़ा, हमारे बच्चे सरकारें मार रही है, मैं एक सरकार नहीं बोल रहा हूं, सभी सरकारों को घेर रहा हूं। सरकारें मार रही हैं क्या, और भगवान फिर कहां है, अदालतें कहां हैं? इसका जवाब आज के इस वीडियो में हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक मध्यम वर्ग आदमी के लिए जो न टॉप में अडानी है, न अंबानी है, और न नीचे मुफ्त के चावल जिसको मिलते हैं, वो बीच में टैक्स की नेट में फंस कर रह गया है। पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जब वो बेचता है और उसके हाथ में जब उसकी लाश मिले तो आप सोच सकते हो कि उस माँ बाप के हृदय पर क्या गुजरती होगी। इस देश की सिस्टम इतनी सड़ चुकी है कि किसको बोलें समझ में नहीं आ रहा। अदालतों के पास जाओ तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोई न्याय नहीं। और अगर भगवान के पास जाओ तो भगवान संतों के हृदय में रहते हैं, और संत अंबानी की शादी में, तो भगवान कहाँ मिलेंगे आपको? भगवान भी अंबानी के पास। तो फिर सरकारों को हम पूछते हैं कि भाई वोट देते हैं, कुछ तो करो मालिक, आपको वोट दिया है। तो इस वक्त की सरकार कहती है कि पिछली वक्त सरकार का दोष है, और पिछली सरकार कहती है कि हम तो बाहर हो गए, अब इसका दोष है। तो ये आप देख रहे हो किस तरह से हो रहा है। मतलब हम अपनी संवेदनाएं इतनी खो चुके हैं, इतने खो चुके हैं, हम इतने मर्दार हो चुके हैं कि 3 बच्चियां पानी के अंदर डूबकर जैसे जाती हैं, वो पराये की बच्चियां हैं, हमारी बच्चियां तो है नहीं, तो हमें पीड़ा क्यों होगी। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को उस जगह पे रखें, क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में भेज रहे हैं, कभी जॉब करने के लिए भेज रहे हैं, और उनके साथ ये हादसा होगा तो हम पर क्या बीतेगी। ये संवेदनाएं रख करके अगर आप सोचोगे तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखेगा। मैं पूरी पीड़ाओं से बढ़कर के आज आपको ये बात करने जा रहा हूं, और ये कोई एक बात नहीं है। मेरा तो मानना है कि हम अपने बच्चों को जो पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, हमें पता भी है हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें क्या आंकड़े पता हैं। भाई मेडिकल के एग्जाम में आप देखो 2023 के आसपास में जो बच्चे बैठे हैं, वो 23 लाख बच्चे बैठे नीट के एग्जाम में, और 13 लाख उसमें से उसको क्लियर करते हैं। सरकारी सीटें हैं 1 लाख, बाकी के बताओ 12 लाख कहाँ जाएंगे। तो बोलोगे प्राइवेट कॉलेजेस में, पर प्राइवेट कॉलेजेस में 12 लाख सीट हैं क्या? नहीं। तो फिर वो कहाँ जाएंगे? चाइना, यूक्रेन, दूसरी जगहों पर। यूक्रेन में फिर लड़ाई में फंसेंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। मतलब टैक्स पेयर टैक्स देता जा रहा है, देता जा रहा है। सरकार की जवाबदारियां कहीं पे तय नहीं है, स्टेट में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। अब आते हैं हम इंजीनियरिंग की सीट्स पर। इंजीनियरिंग में हम अपने बच्चों को बिठाते हैं, 14 लाख बच्चे अपियर होते हैं, क्वालिफाइड कितने होते हैं? 2.5 लाख।
2.5 लाख में से जी एडवांस के लिए रजिस्टर करते हैं 1.91, करीब करीब 2 लाख, लेकिन सीट्स हैं 10,000। ये प्रतिशत आप समझते हो क्या है? कोई प्रतिशत नहीं है। हम बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं भाई? उनको पढ़े लिखे गधे बना रहे हैं हम लोग। और यहां तीसरा, हमारे दिमाग पर हमने बहुत बड़ा वजन ले रखा है, यूपीएससी। बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाना है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जो सीट है वो यही है। आपको लाल बत्ती, बंगला, गाड़ी और भ्रष्टाचार का खुला छूट मिलता है, इसलिए हर एक को आईएएस आईपीएस बनना है। तो मुझे बताओ, 13 लाख बच्चे प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी में अपियर होते हैं। 14,624 जो है उसमें से क्लियर होकर बाहर आ गए, लेकिन वैकेंसी है 1,105। ये प्रतिशत में है 0.2%। हम अपने बच्चों पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? हम जितना खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे में तो भाई वो बच्चा आईएएस से ज्यादा सैलरी ले लेगा विदाउट टेंशन। आप मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे हो ना? आप ये पहले क्लिप देख लो, एक्सपर्ट की क्लिप है, आप देखो। अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपए महीना एक एसआईपी में डाले 20 साल के लिए, उसके बाद वो अगले 20 साल के लिए 2 लाख रुपए महीना उसी एसआईपी में से निकाले। अगर उसने 1.5 लाख निकाला तो डेफिनेटली कॉर्पस बचा रहेगा, 5-6 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो जाएगा। अब आप इसने इस क्लिप के अंदर देखा, वो महोदय जो हैं वो मेरे ख्याल से बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष लग रहे हैं कि एसआईपी के अंदर आप लगाओ हर महीने 20,000, तो हर महीने 20 साल के बाद आप 2-2 लाख रुपए कमा सकते हो उसमें से। और अगर 1.5 लाख करो, 50 वापस री इन्वेस्ट करो तो जीवन सफल। मुझे बताओ, हम अपने बच्चों के क्लासेस पर, ट्यूशन पर, बोर्डिंग पर, रहने पर, खाने पर, आने पर, जाने पर जो खर्च करते हैं, अगर उसको इस महोदय के कहे अनुसार एसआईपी में लगा दें तो हमारा बच्चा आराम से सोता रहेगा। जितना आराम धीरूभाई के बच्चों को नहीं होगा, अपने बच्चों को हो जाएगा, और मरने से बच जाएंगे ये। कभी देखो कहां हो रहा है, देश में हो क्या रहा है। कोई किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। अपोजिशन लीडर कहीं घूम रहा है, सत्ता वाले एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। बजट ऐसी आई कि बजट के उगलो और निगलो नहीं, क्योंकि हम तो ठहरे मोदी भक्त, अब क्या बोले। और भगवान, गरीब का भगवान कौन? सीताराम। और सीताराम स्वयं बजट पेश कर रहा है। इस देश में मिडिल क्लास के लिए 2 पैसे कमाना जुल्म हो गया। मैं एक आंकड़ा देख करके आश्चर्यचकित हो रहा था कि भारत देश के अंदर कारपोरेट जो टैक्स पे करते हैं, वो कारपोरेट टैक्स का आंकड़ा और पर्सनल इनकम टैक्स के आंकड़े में, पर्सनल इनकम टैक्स का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। क्यों? कारपोरेट वालों के पास पैसे नहीं होते हैं क्या? कारपोरेट वालों से हम पैसे क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये विचार करने योग्य है कि अगर 12 लाख करोड़ हम कारपोरेट टैक्स टारगेट रखते हैं, जो भी मिलती है उससे 1 लाख करोड़ ज्यादा तो हमें इनकम टैक्स वाले देते हैं। अगर इस देश में बेरोजगारी है, अगर इस देश में बहुत बेरोजगारी है, तो टैक्स पे कौन कर रहा है? ये सैलरी वाला। और इस टैक्स में आप देखोगे मध्यम वर्ग के ऊपर जो तलवारें चल रही हैं। बेचारा सुबह से उठता है, दूध पीती हुई चाय को देखता है, चाय पे जीएसटी। पहले तो सैलरी लेके घर आता है तो उस पे इनकम टैक्स, जैसे कि तुमने पैसे कमाया, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, दे इनकम टैक्स। वह इनकम टैक्स दे करके घर पहुंचता है, पत्नी ने चाय पिलाई नहीं तो चाय के बॉक्स पर जीएसटी, शक्कर पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, गैस पे जीएसटी, बिजली पे जीएसटी, जीएसटी करके थोड़ा बहुत बचा लिया। बेचारे ने दिमाग लगाया और वो महोदय के कहे अनुसार एसआईपी में लगा भी दिया, तो वहां पर कैपिटल गेन टैक्स। अब कहने का मतलब तो यही है ना कि तुम कमा नहीं सकते हो, ज्यादा कमाओगे ये पाप है, तुम नहीं जी सकते हो। या तो तुम्हें 2 ही क्लास में जीना पड़ेगा, या तो तुम अंबानी और अडानी हो जाओ, या तो फिर मुफ्त वाले चावल के क्लास में आ जाओ, कमा नहीं सकते। मुझे कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि इस देश में सत्य का, धर्म का कभी कोई पक्ष लेने वाला कोई नेता मुझे दिखाई दे। सत्ता पक्ष के लोग तो अपने को पीठ थपथपाएंगे, बजट बहुत अच्छी है। अरे पर बजट की खामियां तुम तरीके से पेश करो संसद के अंदर, आम जनता का जो फीलिंग है उसको प्रेजेंट करो। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद में समय खराब करके आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो जहां तक आपको पहुंचना है। और फिर बात एक नहीं, ये जो मैंने राव आईएएस एकेडमी वाली बात आपको बताई, जहां पर 3 बच्चियां अपनी जान खो देती हैं, ये तो दिल्ली का किस्सा है। उसके बाद अगर आप देखोगे, पिछले दिनों पढ़ा लिखा बच्चा जब कमाने के लिए जाता है, लड़की हमारी बच्ची पीजी में रहती है, पेइंग गेस्ट, बेंगलुरु की बात मैं कहूंगा, वो भी क्लिप लगा दो।
खुलेआम 10:30 से 11 के बीच में छुरे से उसको मर्डर कर दिया जाता है। और सीसीटीवी कैमरा में आप देखना, ऊपर रहने वाली बच्चियां दहशत में उसको देखने आती हैं, पर मानवता देखना कोई सामने नहीं आया। क्यों? कानून के पचड़े में कोई फंसना नहीं चाहता है। अरे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्म करना चाहिए कि जनता आपसे प्यार नहीं करती, नफरत करती है, डरती है आपसे। कानून डराने के लिए होता है अपराधियों को या शरीफ लोगों को। अगर उस बच्ची को सांत्वना मिल गई होती, हिम्मत करके वो बच्चियां आ गई होती, क्योंकि हर बच्चे को हम सिखाते हैं बेटा इस पचड़े में पड़ना नहीं, इन पुलिस वालों का ठिकाना नहीं है, ये अपने माँ बाप के नहीं होते, हमारे क्या होंगे। सतर्कता। तो आदमी के अंदर की इंसानियत मर रही है। एक्सीडेंट हो जाए कोई हाईवे पे बचाने वाला नहीं आता है। क्यों? इसके लिए जवाबदार पुलिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर पूर्ण रूपेण संवेदना खत्म हो चुकी है और इसके ऊपर कोई नियंत्रण किसी भी सरकार का नहीं है, न सेंट्रल का है न स्टेट का है। मैं तीसरा इंसिडेंट आपको बताऊं, दर्दनाक है। पढ़ाया लिखाया, बच्चों को लायक बनाया, मध्य प्रदेश से पूना भेजा, तो उस अमीर जादे के बच्चे ने पोर्श में से, वो भी क्लिप आप देखो। भाई टू व्हीलर के जाने की जगह ठीक से नहीं है, तुम जिस पोर्श को स्पीड से लगाते हो। और मजेदार बात उसमें जोल देखना, केस को रफा दफा करने के लिए बच्चे के ऊपर जज साहब कहते हैं निबंध लिखो। अरे जज साहब, काश इस जगह पे आपका बच्चा होता, आपकी बेटी होती, आपका बेटा होता तो निबंध नहीं लिखवाते, ऑर्डर लिखवाते। सुप्रीम कोर्ट के जज भी यही। केरला का कोर्ट तो बड़ा साफ होता है, मुसलमान के कोर्ट में मैंने खाया था। सारी कांवड़ यात्रा के 3 सोमवार खराब। इस देश की जनता को न्याय कौन देगा, कहां देगा, मुझे बताओ। तो पूना के केस के अंदर पुलिस की रकजक होती है, पब्लिक की प्रेशर बढ़ती है, लेबोरेटरी की टेस्ट में मेलजोल, दारू की जो टेस्ट की गई उसमें ब्लड टेस्ट चेंज कर दिया गया, उसके डॉक्टर को पकड़ते हैं, डॉक्टर के ऊपर आरोप, और कुल फर्जीवाड़ा में आखिर लोग पकड़े जाते हैं और आखिर में चीफ मिनिस्टर आकर के उस परिवार को 15-20 लाख का एक चेक दे देते हैं, चलो रफा दफा करो। मतलब हम अपने बच्चों को पेट काट काट के बड़ा करें, पढ़ाएं लिखाएं और मरवाने के लिए भेज दें और 15-20 लाख की मुआवजा लेकर खामोश बैठ जाएं। इस तंत्र में कोई न्याय नहीं हो सकता क्या? कोई बोलने वाला नहीं। यहां से आगे चलो, शहरों की बात कर रहा हूं, बॉम्बे, मुंबई, वडाला का जो केस है, अरे वो तो नेता का बेटा, पहले तो 3-4 दिन अंडरग्राउंड, जिस बंबई की पुलिस को हम मानते थे कि खोद खोद कर निकाल देती है, 4 दिन तक उस बच्चे को पकड़ नहीं पा रही है। क्यों? क्या हम नहीं समझते हैं भैया? अरे हर आदमी समझता है आपके हफ्ते कहां पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, पर हम इतने अपने बोझ तले दबे हुए हैं मिडिल क्लास के लोग कि आपसे बढ़ नहीं रहे, लेकिन आप मिडिल क्लास के लोगों का इम्तिहान ले रहे हो। ये मिडिल क्लास के लोग अगर आपस में एक बार जुट होकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद पे आ गए और देश के अंदर न्याय तंत्र के पास न्याय मांगने गए तो करोगे क्या? आज तो उनको तुम कहीं ना कहीं से दबाव लगे देते हो, कोई ना कोई दबाव दे देते हो, बेचारा बैठ जाता है। पर मैं कहता हूं फिर से, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, बच्चे तो हमारे हैं और उन बच्चों को सरकारें मार रही हैं, नहीं मार रही हैं? अब बताओ। और अदालतों में हम न्याय लेने जाते हैं तो अदालत तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फिर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज, संडे आया, सैटरडे आया, खत्म। और फिर जज का ट्रांसफर, केस दूसरी जगह पे, कोई न्याय तंत्र की कोई जवाबदेही नहीं। और लास्ट में हारा इंसान मिडिल क्लास का कहां जाएगा? भगवान के पास। और भगवान संतों के हृदय में रहते हैं और संत अंबानी की शादी में। बताओ, अब तो भगवान भी हमारी नहीं सुन रहा। निराश है मिडिल क्लास, निराश है। ये जो मैं कह रहा हूं ये पीड़ा से कह रहा हूं, कोई आनंद को लेकर के मैं नहीं कह रहा। आपको अपनी सुरक्षा और अपने हक के लिए स्वयं से ही एक जो तंत्र का मार्ग है, लोकशाही का मार्ग है, कॉन्स्टिट्यूशनल मार्ग है, उसमें आना पड़ेगा। कोई नेता मध्यम वर्गीय के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है, भूल जाओ। तो उसका क्या रास्ता हो सकता है? संविधान के अंदर उसका रास्ता लो, लेकिन आवाज उठाओ, क्योंकि जितनी देर तक तुम खामोश रहोगे ये अन्याय बढ़ता जाएगा। आज किसी और के बच्चे मरे हैं, कल हमारे बच्चे मरेंगे, और एक दिन जब अपने ऊपर ये बादल गिरता है मुसीबत का, तब हमारी आंख खुलती है, तब तक देर हो जाती है। मैं पीड़ा के साथ ही आज इसको विराम दूंगा। मैं चाहूंगा कि एक मुहिम बने, एक जनता की आवाज बने, और एक भारत के संविधान के अंतर्गत
जो भी हम कर सकते हैं हम करें। आज पीड़ा के साथ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले विषय पर, तब तक के लिए नमो नारायण।